दोनों की सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है, शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है, एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। जातीय नहीं, मैं हिंदुइज्म की बात करता हूँ, हिंदुत्व की बात। आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हो। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। ये आतंक इस्लाम के नाम पर है, इसलिए इस्लामी आतंक है। ये तो दुनिया कह रही है, ये मैं थोड़े कह रहा हूँ। दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना। जो लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया को नष्ट करके स्वयं जीवित रह पाएंगे, उनकी गलत फहमी है। दुनिया को खत्म नहीं कर पाएंगे, स्वयं खत्म हो जाएंगे। आपने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे, और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के, वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। और अगर कोई इस प्रकार की घटनाओं को, जो समाज विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, इस घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा, प्रश्रय देगा, तो सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को कुचलने का कार्य भी हम लोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को कोई संकोच नहीं होगा। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं आपने क्या लिखा था। आपने लिखा, आज आजमगढ़ इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बन गया है। देश दुनिया में आतंकवाद की कोई घटना, इसके सूत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजमगढ़ से जुड़े होते हैं। न हो यह असंभव है। ये आतंक इस्लाम के नाम पर है, इसलिए इस्लामी आतंकवाद है। ये तो दुनिया कह रही है, ये मैं थोड़े कह रहा हूं। दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है, और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ ने काफी सुधार किया है। अन्यथा हर मामले में बटला हाउस कांड आजमगढ़ से जुड़ता था, देश के अंदर कहीं कोई घटना विस्फोट होता था उसमें सूत्र वहां से जुड़ते थे, और उसी में तमाम इस देश के सेकुलरिस्ट वहां जाकर के ऐसे तत्वों को प्रश्रय भी देते थे। तो ये जो स्थितियां थी, देखिए, आखिर रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा, और कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। अगर शांति से ही सारी चीजें हो जाती, ये मैं भी जानता हूं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, तब भी बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो सुधरेंगे नहीं। उनको ठीक करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने तो पड़ेंगे ही, और मैं इस बात को जानता हूं, और अंततः उसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे, और ये होगा। लेकिन आपकी इमेज ऐसी बनी है क्योंकि आप ऐसी बातें कहते रहे। अब देखिए, आपने लिखा, देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आतंकवाद के साथ इस्लाम शब्द जोड़े जाने का विरोध करता है, पर क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम और अल्लाह के नाम पर मौतों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों रोज रोज निरपराध हिंदुओं की हत्या होती है। आप चले जाइए ना, अफगानिस्तान से लेकर के सूडान तक, और पूरे उस क्षेत्र को आप देख लीजिए, आईएसआईएस के नाम पे क्या हो रहा है। क्यों नहीं उसको कंडेम किया जाता है? क्यों इस प्रकार की स्थितियों को इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के मौलवी इसके खिलाफ एक फतवा जारी करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं? मुझे लगता है जिस दिन जागरूक कर देंगे, एक बड़ी आबादी तबाह होने से बच जाएगी। जो लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया को नष्ट करके स्वयं जीवित रह पाएंगे, उनकी गलत फहमी है। दुनिया को खत्म नहीं कर पाएंगे, स्वयं खत्म हो जाएंगे। देखिए, ये आपका लेख है, जब भारत का राष्ट्रत्व जगेगा, भारत माता सिंघनी की तरह दहाड़ उठेंगी, तब जागृत हिंदू महाकाली की तरह आतंकवादियों के नरमुंडों की माला पहनकर अपनी रक्तिम लपलपाती जिह्वा से आतंक के पर्याय नर पिशाचों का रक्तपान करेगा। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे फिर से भगवा लहराएगा। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये बृहत्तर भारत के ही हिस्से थे। आप रामायण और महाभारत काल में चले जाइए, आखिर माता कैकेयी कहाँ की थी? आप चले जाइए, गांधारी कहाँ की थी? आखिर वो क्षेत्र तो ठीक है, परिस्थितियां बदली, इतिहास ने एक ऐसा तांडव किया कि वे क्षेत्र भारत से अलग होते गए, अलग हुए। लेकिन क्या ये सच नहीं
कि बृहत्तर भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, वर्तमान का बांग्लादेश भी है, और अन्य तमाम जो आसपास के भूभाग हैं सब बृहत्तर भारत के हिस्से हुआ करते थे। किसी कालखंड में पिछड़े थे, हटे थे, हमसे बिछड़ गए थे। हो सकता है इतिहास फिर करवट ले। अगर दोनों जर्मनी एक हो सकती हैं तो ये मान करके चलिए कि वह दिन जरूर आएगा जिस दिन आईएसआईएस के तांडव को अगर उस समुदाय के लोग स्वयं रोकेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई के लिए फिर जो मैंने कहा है वही होने वाला है। अब फाइनल राउंड है हमारे पास में और अब 2-4 सवाल हम ले सकते हैं। ये मेरा सवाल नहीं, ये मेरी बेटी का एक वाकया है, मैं बताना चाह रहा हूँ योगी जी को। मेरी बेटी सऊदीया गई थी मेरे साथ ज़ियारत पे, तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ यूपी के बहुत से लोग थे। तो वो बोलने लगे अब तो यूपी सरकार में योगी आ गए हैं, तुम लोग का क्या हाल चल रहा है। तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि जो स्कूल के बाहर गुंडे होते थे वो नहीं खड़े होते हैं, और जो मेडिकल कॉलेज में या जो प्रशासन में लोग देखने नहीं जाते थे, आज वो ऐसा मुख्यमंत्री आया है हमारा सीएम कि वो देखने जाता है उनको, उनका स्वास्थ्य का हाल देखता है और उनकी तारीफें करता है। और ये बेटी मेरी सिर्फ 6 साल की है। तो उस पाकिस्तानी ने मुझसे कहा, मेरी बेटी से कहा कि जिस दिन तुमको योगी जी या तुम्हारे फादर को या किसी मुस्लिम को गले लगा कर कह देंगे, उस दिन मैं मान लूंगा तुम्हारे योगी जी बहुत महान हैं। तो योगी जी को मैं गले लगाना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको प्रदेश सरकार आपको उस पाकिस्तानी को जवाब देना है जरूर। मैं ये कह रहा हूं ना, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने प्रदेश सरकार के इन कार्यों को देखा है, महसूस किया है, और आपकी पुत्री को भी मैंने इसी बात को कहा था। हम एक ऐसी कार्य संस्कृति को जन्म देना चाहते हैं जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन, और वह कार्य संस्कृति सबके लिए है, किसी जाति के लिए नहीं, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। और इसलिए हमने कहा ना कि ये व्यवस्था हम प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। हम किसी को अपंग नहीं बनाना चाहते, उसको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भी आप उत्तर प्रदेश के लोगों से कह सकते हैं कि किसी मुस्लिम भाई को, किसी मुस्लिम बहन को डरने की, खौफ में रहने की जरूरत मैंने कहा ना, सबका साथ सबके विकास में सब आ जाता है। इसमें किसी को दूसरी चीज कहने की आवश्यकता ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं कि ये सरकार पार्टी की नहीं, प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की है, तो 22 करोड़ लोगों का विकास और 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। हाँ, बशर्ते उस 22 करोड़ में कोई व्यक्ति अपने को कानून से ऊपर और संविधान से ऊपर न समझ रहा है। मेरा एक भी प्रतिनिधि, मेरा सारे प्रतिनिधि ब्राह्मण हैं, और हर जाति, मेरे पास हरिजन भी जुटे हुए हैं, मेरे साथ हर जाति के लोग जुटे हुए हैं, मेरे साथ यादव जुटे हुए हैं, मेरे साथ हर जाति के लोग जुटे हुए हैं। मैं जातीय नहीं, मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं। आप हिंदुत्व की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो मैंने नहीं कराया। मैंने गोरखपुर में भी ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं, और तो और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो आज एक विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो चुका है, वहां के एक प्रोफेसर ने भी इस्लाम से हिंदू बनाया हो मेरे पास, और मैंने उनको तब बनाया। एक प्रोफेसर जो 55 साल का हो, मैंने उससे कहा, वो मेरे पास आया कि मैं हिंदू दर्शन को जाना हूं, मैं हिंदू बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप ले जाइए, पहले गीता पढ़िए। 15 दिन के बाद पुनः आया, उसने कहा मैं देख चुका हूं, मैं बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप जाइए, पहले 1-2 ग्रंथ और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़िए। आप आर्य समाज का भी ग्रंथ मैंने दिया, गए। उसके बाद पुनः वो आए, मैंने कहा जाइए अपने परिवार वालों से बात करिए। उन्होंने कहा मेरी माँ तैयार है, तो मैंने कहा अपनी पत्नी से भी पूछिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बनना चाहता हूं। मैंने उनको बनाया। कोई स्वेच्छा से बनना चाहता, मैं बिल्कुल स्वागत। योगी जी, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन अच्छी बात यह कि आप साफ साफ बोल रहे हैं और बेबाकी से बोल रहे हैं। ये बात आपकी कम से कम ठीक है कि आप टाल नहीं रहे किसी सवाल। टालूंगा क्यों? जो सच है, मैं एक सन्यासी के नाते मैं जो सच होगा मैं वही बोलूंगा। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आपने ये, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। तो क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? क्योंकि आपके लोग नारा लगाते हैं
उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो योगी बनाना तो अच्छी बात है, भगवान कृष्ण ने भी यही तो संदेश दिया था। एक निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देने की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर उसका अनुसरण लोग करते हैं तो अच्छी बात होगी। इसका भी अनुसरण करें। आपके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। हाँ, मेरे खिलाफ 2 केसेस हैं। मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। देखिए, मेरे पास उस पे फाइनल रिपोर्ट, जो जांच एजेंसी थी उसने पहले उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। दूसरा केस मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का होगा, वो तब जब मैं जेल में था, तब मेरे खिलाफ जब मुझे 107-16 जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस भाषण का आप उल्लेख कर रहे थे, उसी मामले में जब मैं हिंदू लड़के के हत्या के बाद मुझे जेल में बंद किया गया था और 107-16 के उस इलीगल डिटेंशन के मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर किया था। आप कह रहे हैं मुकदमे झूठे हैं? नहीं, ये झूठा नहीं, उसका मामला कोर्ट में चलेगा, कोर्ट उसका फैसला करेगा। आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया आपने है। कोई मर्डर किया कि नहीं किया? नहीं, कोई मर्डर। आप मुझे आपको लगता है कि मैं मर्डर करूंगा? अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? हाँ। 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा, दहशत फैलाने के एक लिए। सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की, सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग चलते हैं, और वह सुरक्षा के नाते, इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा भी। तो हमारे जैसे लोगों को आपसे सवाल पूछने से डरना चाहिए? नहीं, कोई कब रिवॉल्वर निकल जाए? कोई डर नहीं। मैं कभी उसका इस्तेमाल नहीं करता हूं, और मुझे लगता है कि उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैंने सुना कि आपने एक पूरी छोटी मोटी फौज बना रखी है छोटे मोटे अपराधियों को लेकर के, हिंदू युवा वाहिनी, और हिंदू युवा वाहिनी के लोग जहां निकल जाते हैं आतंक फैला देते हैं। एक सिंगल भी व्यक्ति, कोई एक सामान्य सी घटना भी नहीं बता सकता। हिंदू वाहिनी में एक भी अपराधी नहीं, लेकिन अपराधियों को ठीक करने का कार्य हिंदू वाहिनी करती है। समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों को ठीक करने का काम उस संगठन करता है। एक सांस्कृतिक संगठन है, समाज के बीच में काम कर रहा है, दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, पिछड़ी जाति के लोगों के बीच और कुष्ठ रोगियों के बीच में वो संगठन काम करता है। मैंने तो योगी जी ये सुना है कि सिर्फ पब्लिक नहीं डरती उनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी डरते हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मैं 5वीं बार सांसद हूं। मुझे लगता है कि एक ही पार्टी से लगातार सांसद होना, और वह भी एक विचारधारा, एक पार्टी, मुझे लगता है बीजेपी से हूं। बीजेपी मेरा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, हम उसका इस्तेमाल हमेशा कर रहे हैं, उसके साथ हैं, उसके साथ हर अभियान के साथ जुड़े हैं। लेकिन बीजेपी के लोग भी आपकी युवा वाहिनी से डरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को उससे डरने की आवश्यकता नहीं। और इतना डरते हैं कि आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं है? केस दर्ज कौन करवाएगा? किसकी हिम्मत है? ऐसा नहीं है। आपको लगता है जो लोग पूरे प्रदेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ तमाम झूठे मुकदमे बना रहे हैं, वो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को क्यों छोड़ेंगे? सबके खिलाफ करेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ इसलिए कि उनके नेता योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं, मैं किसी गलत व्यक्ति का बचाव नहीं करता। गलत व्यक्ति का बचाव नहीं करता। कतई नहीं। ये 12 नवंबर 2008 का मेरे पास आपका बयान है। मुंबई का जो एटीएस है, जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। बिल्कुल, आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने तो आप कह रहे थे एटीएस मुंबई, उसके द्वारा झूठे बयान दिए जा रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार के दबाव में। उनके द्वारा झूठे बयान प्रसारित किए जा रहे थे। पहले उन्होंने गोरखपुर के एमएलए का, पहले एमपी का नाम लिया, फिर एमएलए का नाम लिया। मुझसे टेलीफोन से बातचीत की गई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में एटीएस अपनी भूमिका से इतर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्य करेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी स्वागत करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप न किसी कानून को मानते हैं, न किसी एटीएस को मानते हैं, न किसी इंक्वायरी एजेंसी को मानते हैं, न पुलिस को मानते हैं। मेरा भारत के संविधान पर अटूट विश्वास है। मुझे लगता है आपका सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है, भारत के कानून पर विश्वास है और निष्पक्ष एजेंसियों पर मेरा पूरा विश्वास है।
लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत अगर कोई कार्य करेगा, जबरन किसी निर्दोष को फंसाने का प्रयास करेगा, तो मुझे लगता है कि तब हम लोगों को फिर उसका प्रतिकार करना होगा और अन्याय के खिलाफ बोला जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को बोला जाना अन्याय के खिलाफ बोलना तो ठीक है, आप बोल रहे हैं यहां भी। जी, बोल रहा हूं बिल्कुल। लेकिन लोगों को भड़काना, लोगों को ये उसका मारकाट, हिस्सा है। पब्लिक अगर अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगी तो मार दी जाएगी। जिस प्रकार की स्थितियां हैं, जहां पर कानून की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हो, वहां पर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी बात कोई सुनवाई करेगा? लेकिन ये तो सही है कि गोरखपुर में आपकी दहशत है, कोई आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। दहशत नहीं है। एक मैंने सुना आपने बांस फोड़ हिंदू मंच बनाया है। नहीं, हम लोग देखिए, हर जाति के लोगों को हम लोगों ने वहां संरक्षण दिया है। आप ईस्टर्न यूपी में लगभग 56 गांव है, बनटांगिया गांव, वन्य ग्राम हैं। आज़ादी के 67 वर्षों के बाद भी उन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं हो पाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उनके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। उनका हम लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी धर्मांतरण नहीं होने दिया है। हम वहां पर भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति के बीच में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग पूरे नेपाल बॉर्डर पर आईएसआई और माओवादियों की गतिविधियों को हम लोग रोक रहे हैं। अगर ये सब करना पाप है तो पाप बार बार होंगे और बराबर करेंगे, हम निश्चित रोकेंगे। हम लोगों से पूछते हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, या पूछिए। सर, जहाँ पे आपके ऊपर चार्जेस की बात आती है, आप कहते हैं आपको भारत के संविधान पे पूरा विश्वास है, फिर वहीं पे आप कंडीशनल हिंसा की बात करते हैं। तो अगर भारत का हर युवक उससे प्रेरित हो जाए, ये सोचने लगे अपनी बुद्धि के हिसाब से कि सारा लीगल सिस्टम बेकार है, तो ऐसे तो फिर सारा संविधान का क्या होने का फ़ायदा है? देखिए, लोकतांत्रिक आंदोलन करना और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात और उसका उस प्रकार का प्रदर्शन करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। और उसको करने का मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ का शासन या वहाँ का कोई प्रशासन किसी गरीब, किसी कमज़ोर या किसी पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को सुन रहा है? वहाँ पर अगर लोग आंदोलन नहीं करेंगे, जनता के बीच में सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो क्या करेंगे उसके बाद? हिंसा की बात हो रही है ना। हिंसा की बात तब जब अगला व्यक्ति हिंसा कर रहा हो और कानून चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहा हो, तो अगले व्यक्ति को उसका पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तब उसके बाद फिर कानून को देखना चाहिए। योगी जी, डिसाइड कौन करेगा? महात्मा गांधी के देश में हिंसा की बात करना, गांधी जी ने सिखाया था ना, अनशन करो, प्रदर्शन करो, धरना दो, हाथ मत उठाओ। गांधी जी की बात उन मानवीय संवेदनाओं और संवेगों के लिए है जिनके अंदर सचमुच मानवीय गुण हो, मानो अगला पक्ष हो, उसके सामने किया जा सकता है। जहां पूरी दानवीय दुष्प्रवृत्ति भरी हुई हो, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तो आखिर व्यक्ति को कुछ तो, उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी कुंभकर्णी निद्रा को ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वही होता है। आप इसको नहीं मानते? गांधी जी कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने कहा मानो होगा तो मानेंगे, दानो होगा तो नहीं मानेंगे। यहाँ सेकंड रो में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि हर इंसान को सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए अगर वो कानून को अपने हाथ में ले ले तो वो सही है? देखिए, ये देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। वहाँ की परिस्थिति कैसी है, वहाँ का देश और वहाँ का काल कैसा है, इस पर निर्भर करेगा। मुझे लगता है जब उत्तर प्रदेश जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी तो लोगों को वहाँ पर कुछ तो करना चाहिए। हाथ पे हाथ धरा रहने से अच्छा है, या प्रताड़ित होना, अपमानित होना, बार बार कटना और इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, इस प्रकार की घटनाओं को होने से अच्छा है कि जोरदार प्रतिकार करने के लिए तैयार करें। क्योंकि ये शरीर आपका तभी तक है जब तक इस शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है। जिस दिन प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी, शरीर रुग्ण हो जाएगा और फिर असमय समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए असमय समाप्त होने से बचना है तो उस प्रतिरोधक क्षमता को अपने अंदर बनाने की तैयारी करें। वो तो कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है, उसकी वजह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसकी वजह से सहारनपुर में दंगे हुए। मैं रहता गोरखपुर में हूं, मुजफ्फरनगर दूसरे कोने में पड़ता है। मैं एक और बात बताऊं, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ। और वहां पर कोई मुसलमान ये भी नहीं कह सकता कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। अगर वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं तो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है।
क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। बहुसंख्यक समाज सुरक्षित हो जाएगा तो अल्पसंख्यक अपने आप सुरक्षित है। लेकिन योगी जी, भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून की बात हम करना, कब कर रहे हैं? अभी इतनी देर से कर रहे हैं आप। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दानवीय प्रवृत्ति का है तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है, उसको गले से भी लगाइए। हमने जाति, मत, मजहब के आधार पर भेदभाव का मैं बिल्कुल विरोधी हूं। आप आश्चर्य करेंगे, गोरखपुर में उजाड़े जा रहे मुसलमान, 12 गांव के मुसलमान, जहां पे माननीय मोदी जी की रैली कराई थी हम लोगों ने 23 जनवरी को, और वहां का प्रशासन रैली नहीं होने देना चाहता था। वो सब मुसलमान मेरे सामने स्वयं आए कि साहब आप हमारे बीच में करवाइए रैली। मैंने कहा क्यों? तो इसलिए क्योंकि उनको उजड़ने से मैंने बचाया था। आखिर यही तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व की पार्टी की सरकार है यूपी में। ये लोग तो उनको उजाड़ रहे थे। अब आप ठीक बात कर रहे हैं, बहुत देर बाद नहीं, बहुत देर के बाद नहीं, जो सच होगा मैं वो बोलूंगा। लेकिन अगर आप बटाला हाउस कांड का समर्थन करेंगे, इस देश में इराक के अंदर आईएसआईएस जो कुछ कर रहा है उसका समर्थन भारत के अंदर करेंगे, डेनमार्क की घटना को लेकर के भारत के अंदर हिंदू व्यापारियों की दुकानों को जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, म्यांमार की घटना को लेकर के आजाद चौक, आजाद मैदान की घटना को जो दोहरा करके शहीद स्मारक को तोड़ेंगे, तो भाई हाथ पे हाथ धरे हुए हम भी नहीं बैठेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब वहां पर देंगे। मेरी तो राय यह है कि मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। हम भी हमने कहा ना, प्यार से तो हम कार्य कर ही रहे हैं और कार्य करना सिखा भी रहे हैं। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगला स्टेप तो कुछ होगा प्यार के बाद का। Broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards and the scammers, ain't no licks in the band. Legacies, family, ain't see them like a panda. Going out like a Montana, the killers on the helmet. Legacies, family, ain't see panda.